गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया था। कुछ लेक्चर्स हमने किए हैं और हीट ट्रांसफर के हमने कंडक्शन चैप्टर्स को हमने देखा। उसके बाद हमारा एक और चैप्टर है हीट एक्सचेंजर्स। उसके बाद हम लोग कन्वेक्शन पढ़ेंगे एंड लास्ट में रेडिएशन पढ़ेंगे। यानी 3 चैप्टर्स अभी बाकी हैं जो छोटे छोटे हैं बेसिकली। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। देखिए इसमें हीट एक्सचेंजेस क्या होते हैं और बेसिकली इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ओके। वॉइस एंड ऑडियो ऑडियो क्लियर है ना? यस यस यस, आई शेयर माय स्क्रीन, प्लीज वेट। ओके, नाउ विजुअल। ओके, तो टुडे वी स्टार्ट हीट एक्सचेंजर्स। देखिए सबसे पहले हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं। जैसे कि हीट एक्सचेंजर्स का यूज हमारे बहुत सारे सिस्टम्स में किया जाता है, पावर प्लांट वगैरह, और बहुत सारे जगह पे कूलेंट के तौर पे और हीटिंग पर्पस के तौर पे हम लोग करते हैं। जैसे कि सपोज ये पाइप है, ये और इससे वाटर फ्लो हो रहा है और इस वाटर को हमको हीट करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी फ्लूइड फ्लूइड होता है ना, ऑयल, ऑयल से हम लोग क्या करेंगे, ऑयल ऑयल एक कंटेनर होगा, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक, इस तरीके से आप समझिए। एक इसमें क्या है, वाटर है और एक किसी तरीके का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है इस तरीके का, और इसमें क्या है, ऑयल है। तो इससे क्या होगा, ऑयल से हीट ट्रांसफर इसको होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ऑयल का डायरेक्शन इधर हो, मतलब ऑयल फ्लो होगा और वाटर भी फ्लो होगा, और दोनों सपोज एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो उनको पैरेलल हीट एक्सचेंजर्स बोलेंगे। समझ में आया ना? जैसे कि अगर फ्लो का डायरेक्शन, हीट एक्सचेंजर्स एक्चुअली में क्या है, सपोज ये आपका हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है। तो हॉट फ्लूइड क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे 100 डिग्री था तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, और कोल्ड अगर सपोज 20 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस टाइप का होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स का ये सब लाइन डायग्राम है, एक्चुअल फिगर अलग होता है, ये सब क्या है, लाइन डायग्राम है। ओके, अब देखिए, देख हीट एक्सचेंजर को डिवाइड किया गया है, हीट एक्सचेंजर को डिवाइड किया गया है कांटेक्ट के बेसिस पे। जैसे कि बेस्ड ऑन कांटेक्ट, बेस्ड ऑन कांटेक्ट। जैसे कि 2 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब कि अगर सपोज हमारे पास एक यहाँ अगर यहाँ पे वाटर को हमको हॉट करना है, गर्म करना है, तो इसमें क्या करेंगे, स्टीम का डायरेक्ट मिक्स कर देंगे। वाटर एंड स्टीम डायरेक्ट मिक्स कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या बोलेंगे, उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? और डायरेक्ट में क्या होगा, फिजिकली कांटेक्ट होगा। उसी तरह डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे भी आपको डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर फ्लो का डायरेक्शन बोथ का सेम है, तो क्या बोलेंगे, पैरेलल फ्लो या को करेंट फ्लो। पैरेलल फ्लो बोलते हैं या और जो अगर फ्लो का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो काउंटर फ्लो बोलेंगे। ठीक है। और कभी कभी एक और नेक्स्ट बोला जाता है क्रॉस फ्लो। जैसे रेडिएटर, आप रेडिएटर देखे हैं ना, जनरेटर वगैरह ऑटोमोबाइल इंजन में आप देखेंगे तो हीट का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, एक दूसरे का क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जानना नहीं है, आपको बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ना है। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स। ये तो बेसिक चीजें हो गई,
तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर का डिफिनेशन है, इट इज ए हीट study flow adiabatic open system in which two flowing fluid exchange or transfer heat between them without losing or gaining any heat from the ambient। जो भी ये होता है हमारा पूरा सिस्टम जो होता है कम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक कहने का मतलब है कि जो आपका हीट ट्रांसफर होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ओके, तो एडियाबेटिक मींस Q इक्वल टू 0। ऐसे रियल लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे, लेकिन अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग एडियाबेटिक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कूल वाटर जा रहे हैं और यहाँ से स्टीम इंजेक्ट हो रहा है, समझ आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्लियर है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये एग्जांपल्स हो गए और आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद कुछ और हो गया, जैसे देखिए दिस वन, ये क्या है, ये भी क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर में एक्चुअली क्या है, यह भी एक हीट एक्सचेंजर है जिसको हम लोग कंडेंसर का नाम देते हैं। और एक होता है इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर फ्री हीटर, कूलिंग टावर। ये सब क्या है, हीट एक्सचेंजर्स डिवाइस है। ओके, दिस इज द हीट एक्सचेंजर्स डिवाइस। तो कूलिंग टावर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कंटेक्ट कराते हैं, दिख रहा है ना, कोल्ड एयर जा रहा है और यहाँ से हम लोग हॉट वाटर का अगर स्प्ले हो, जैसे कि पावर प्लांट से आपका हॉट वाटर आ रहा है, ये स्प्रे फॉर्म में यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, कोल्ड एयर यहाँ से पास कराते हैं। क्लियर है, तो बेसिकली ये सब इसके एग्जांपल्स हैं हीट एक्सचेंजर्स के। अब हम लोग चलने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन हीट एक्सचेंजर्स। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, हाउ हेल्प्स इन द हीट एक्सचेंजर्स डिवाइस। तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू होता है DH किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। DH इन चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद 1 मिनट, इसको जब आप देखेंगे फाइनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो आपको ही जो डेल्टा हेट का चेंज, हॉट फ्लूइड का चेंज होगा एंथैल्पी में, वो क्या हो जाएगा, कोल्ड फ्लूइड के चेंज के बराबर होगा। क्लियर है, व्हाई, बिकॉज जो हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, एडियाबेटिक है, क्यू ट्रांसफर क्या है, 0 है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कोल्ड फ्लूइड। क्लियर है, अगर सपोज अगर हॉट फ्लो का मास रेट mh है, उसका स्पेसिफिक इज इट CPH है, और उसका हायर टेम्परेचर TH1 है, THI है, सपोज दिस इज 1300 डिग्री और -200 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी जो हम जिसको हम लोग कोल्ड वाटर को हम लोग कूल हॉट करेंगे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज करेगा। सपोज 120 डिग्री होगा 30 डिग्री। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसका मैथमेटिकली हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ओके, दिस इज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। और मास फ्लो रेट तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑल्सो यू अज्यूम दैट, ये सब वो डिफिनेशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए Q जो ट्रांसफर होगा ये इतना होगा, ये भी क्या होगा, Q होगा, जितना हीट रिलीज होगा वही क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन जो हमने बताया कि डायरेक्ट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप एंड रीजनरेटिव और स्टोरेज टाइप। तो देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप क्या हो जाएगा कि hot and cold fluid do not have any physical contact between them, but the transfer of heat occurs between them with pipe wall। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर्स है इसमें क्या होगा, वॉल के माध्यम से होगा।
लेकिन इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में फिजिकली एक दूसरे से मिक्स होंगे, क्लियर है फिजिकली एक दूसरे से मिक्स होंगे 1 मिनट। प्लीज 1 मिनट। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद हम लोग एक होता है आपका रोटेटिंग मिक्स मिक्स मैट्रिक्स हीट एक्सचेंजर्स, तो ये रीजनरेटिव भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है लो स्पीड पे, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड पास हो रहा है और कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना, और यहाँ से हॉट फ्लूइड पास हो रहा है और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड सॉरी हॉट फ्लूइड इन हो रहा है और हॉट फ्लूइड आउट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे ये फायदा है कि इसमें आपको क्या होगा, द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कैन बी मेंटेन, इसमें फ्लूइड फ्लो का कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है, क्लियर है। अब देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका, एयर एयर प्रीहीटर यूज इन गैस पावर प्लांट, ओके, तो पावर प्लांट में ये सारे चीजों एक हीट एक्सचेंजर्स का यूज है। अब देखिए अब कुछ हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, ये सारी चीजें क्लियर है ना। देखिए हमने क्या किया, हीट एक्सचेंजर्स का क्लासिफिकेशंस देखा, उसमें पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, उसके बाद डायरेक्ट कंटेक्ट, इनडायरेक्ट कंटेक्ट, क्लियर है ना, सारे पॉइंट्स देखा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स से पहले आप लोगों को क्लियर है तो बताइए। ओके, अब देखिए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर से पहले पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देखें। सपोज ये टी हॉट वाटर कुछ एंट्री हो रहा है, सपोज 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद क्या होगा, ये कूल होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना है, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये हो जाएगा 70 डिग्री पे। यानी जो हॉट फ्लूइड है कोल्ड फ्लूइड को क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है और उसको हीट कर रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस काउंटर फ्लो में क्या होता है, काउंटर फ्लो में हीट तो जाता है इधर, ये 500 डिग्री है और ये 300 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है और ये क्या हो गया 70 डिग्री। इसमें अपोजिट होता है, मतलब फ्लो डायरेक्शन अपोजिट होता है और कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा बेनिफिशियल है हमारे लिए, पैरेलल फ्लो बेनिफिशियल है या काउंटर फ्लो बेनिफिशियल है, कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करके हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस फ्लो, क्रॉस फ्लो में क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या होता है क्रॉस फ्लो में, जैसे आपका हीट एक्सचेंजर्स इस तरीके से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोल्ड फ्लू क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना क्रॉस साइन बन रहा है, इस क्रॉस साइन बन रहा है, इसको हम लोग क्रॉस फ्लूइड बोलेंगे। अब देखिए इसी को थोड़ा सा ग्राफ पे देख रहे हैं, जो भी चीजें हमने देखी उसको हम लोग ग्राफ पे देख रहे हैं। देखिए ये देखिए टेम्परेचर प्रोफाइल विथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, ये जो टी हायर था इसका टी लोअर होगा, कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो देख रहे हैं ना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ये कोल्ड फ्लूइड का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, समझ पा रहे हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। मैक्सिमम इसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, जितना मिनिमम ऑफ हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड के थ्योरेटिकल हो सकता है ना, जैसे कि अगर 100 डिग्री है से ये हो रहा है 50 डिग्री, और ये सपोज 30 डिग्री से 40 डिग्री हो रहा है, हॉट हो रहा है, तो मैक्सिमम तक कितना हॉट हो सकता है, 50 डिग्री हॉट हो सकता है, आप इसको फील कर पा रहे होंगे
तो यहाँ पे ये जो कर्व दिखाया गया है आपको, ये जो कर्व दिखाया गया है, ये लिमिटिंग केस है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब 95% तक अचीव कर पाते हैं हम लोग, लेकिन कोल्ड फ्लूइड क्या है यहाँ पे, कोल्ड फ्लूइड, ये जो हमारा फ्लूइड है ये एक्चुअल में जो हो रहा है ये थ्योरेटिकल है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्लियर है। उसी तरह ये चीजें हैं, आपको हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं फ्लूइड के डायरेक्शन, उस पे ही ये डिफाइन किए गए हैं टर्म्स, इसको ध्यान में रखना है। कोल्ड फ्लूइड का मैक्सिमम कितना टेम्परेचर, हाईयर टेम्परेचर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। समझ आ रही है ना बातें। अब देखिए अब यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। द वेरिएशन ऑफ डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स direction of hot fluid flow is much more pronounced in parallel flow heat exchangers as compared to the counter flow heat exchangers. Hence, irreversibility associated with heat transfer in parallel flow heat exchanger is greater than irreversibility associated with heat transfer in counter flow heat exchangers. इसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे कि डी टी, यहाँ का टेम्परेचर जैसे जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, जैसे 1 मिनट प्लीज वेट। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा इस केस में, इस जो ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, इस केस में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज होगा यानी हमारा हीट ट्रांसफर का रेट डिक्रीज होगा, क्लियर है ना, हीट ट्रांसफर का रेट डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह, या आप बोल सकते हैं कि उतना वेरिएशन नहीं हो रहा है कंपेयर टू द दिस। इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर हमारा एप्रोप्रिएट होगा। इसका कहने का मतलब यही है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी से कंपेयर किया गया है कि पैरेलल फ्लो में क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू द काउंटर फ्लो। ओके, सो वी प्रीफर काउंटर फ्लो, इसलिए हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर को मोस्टली प्रीफर करते हैं, ठीक है। Thus, counter flow heat exchanger is thermodynamically more efficient than parallel flow heat exchangers. Hence, for the same heat rate required in both the cases, heat transfer area required for counter flow is lesser than that of the parallel flow heat exchangers. इसका मतलब यही हुआ कि काउंटर फ्लो में हमारा जैसे जैसे हीट ट्रांसफर अगर फास्ट हो रहा है, अगर देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर उतना फास्ट नहीं हो पा रहा है, तो हीट ट्रांसफर फास्ट करने के लिए हमारा हीट एक्सचेंजर का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, हमारा सिस्टम बहुत भारी होगा, बल्कि होगा, लेकिन काउंटर फ्लो में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स है इसका सरफेस एरिया कम रहेगा कंपेयर टू द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, बिकॉज इन जो टेम्परेचर डिफरेंस है रिवर्सिबिलिटी इसमें कम है, ठीक है ना, काउंटर फ्लो में। अब देखिए एक टर्म को डिफाइन करते हैं, मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। देखिए टेम्परेचर तो वेरी कर ही रहा है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल और बोल रहे हैं कि बाय द मैथमेटिक्स की हेल्प से हम लोग ऐसा एक पी मीन निकालेंगे ताकि हमारा जो मैथमेटिकल एनालिसिस हो वो आसान हो सके। तो डी डी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कुछ इस तरीके से हो कि डेल्टा एम जो है
यहाँ पे हीट ट्रांसफर में हमारा कोई डिफरेंस ना है। इसको मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे। और एक चीज आप जानते हैं कि 1/u बराबर 1/n1/n2 आपने पढ़ा था, जैसे कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मैंने बताया था ना, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है 1u, ये बताया था हमने। तो दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब देखिए इसको आप जब गेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा टी का वैल्यू फाइनली आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा। देखिए डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, टी मीन का वैल्यू, दिस इज योर टी मीन। तो जैसे जैसे डेल्टा टी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया होगा बाय द एरिया, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एम हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको आप न्यूमेरिकली से सॉल्व कर पाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए जो हमने डेल्टा टीएम का वैल्यू देखा, ये जो हमने अभी डेल्टा टीएम का वैल्यू जो भी चीजें अभी हमने देखा, तो अब हम लोग डेल्टा टीएम का वैल्यू निकालने वाले हैं किस केस में। देखिए डेल्टा टीएम का वैल्यू अब हम लोग निकालने वाले हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में तो ये सारी फिगर्स हम लोग बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग एक एलिमेंट्री डिफरेंशियल ये एलिमेंट लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको मैथमेटिक्स लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आपका डेल्टा टीएम का वैल्यू ये आता है, डेल्टा टीएम इक्वल टू डेल्टा टीएम इक्वल टू टी आई माइनस टीई बाई एल एन टी आई बाई टीई। तो ये दिस इज योर लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। आपको इसका डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना है, आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उसी तरह लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, एलएमटीडी का मतलब होता है, देख रहे हैं ना, एलएमटीडी का मतलब ये होता है, देखिए इसको कैसे नाम दिया गया है, इसमें एलएन का है ना, तो लॉगरिथमिक मीन, मीन मतलब टीएम, टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस का क्या है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर है। क्लियर है ना। अब जैसे हमने हीट काउंटर फ्लो के लिए हीट एक्सचेंजर के निकाला, उसी तरह अगर हम लोग पैरेलल फ्लो का तो हमने निकाला ही, अब हम लोग काउंटर फ्लो का देखेंगे तो ये आएगा। क्लियर है। देखिए टी आई जो है यहाँ का डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं कि टी आई जो है इन दोनों का डिफरेंस है, डेल्टा टी आई इक्वल टू टी एच आई माइनस टी कोल ई, देख रहे हैं ना, ये इन दोनों का डिफरेंस है, और ये आपका यहाँ इसका डिफरेंस है टी एच ई माइनस टी सी एच आई। ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकली जब मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि अगर कोई ये तो दोनों फ्लूइड्स क्या हो रहे थे, दोनों फ्लूइड्स या तो हॉट हो रहे थे या कोल्ड हो रहे थे, लेकिन एक फ्लूइड क्या होगा आपका फेज चेंज होगा। जैसे कि वाटर से आइस से वाटर बन रहा होगा तो उस समय क्या होगा, फेज चेंज होगा। तो फेज चेंज में क्या होता है, लेटेंट हीट आपका रिलीज होता है, लेटेंट हीट रिलीज होता है। जैसे कि आपका स्टीम कंडेंसर हो गया, इवोपरेटर हो गया, स्टीम जनरेटर हो गया, ये सब चीज़ों में क्या होता है ना, फेज चेंज प्रोसेस होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें सिर्फ फेज चेंज होता है। एक सिस्टम का आपका क्या होता है पैरेलल फ्लो में, देखिए यहाँ पे पैरेलल फ्लो में क्या होता है आपका, देखिए पैरेलल फ्लो में आपका यहाँ पे लेटेंट हीट निकल रहा है और इसको हॉट कर रहा है, समझ पा रहे हैं ना। और इसमें क्या हो रहा है कि स्टीम कंडेंस हो रहा है, और इसका फ्लो क्या है, इसका फ्लो इधर है, इसका फ्लो इधर है। इसमें देख लीजिए इसका फ्लो अपोजिट है, इसको काउंटर फ्लो बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा ना तो दोनों का एलएमटीडी पैरेलल, एलएमटीडी पैरेलल बराबर एलएमटीडी काउंटर फ्लो होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। अब देखिए स्टीम जनरेटर है,
अगर आपको स्टीम जनरेट करना है स्टीम जनरेटर में क्या होता है एक्चुअली में, तो पैरेलल फ्लो, जैसे कि यहाँ से फ्लो हो रहा है और टी एच ये आपका टी हाइयर था, ये टी टी लोअर है। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे वाटर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इससे हीट लेकर ये स्टीम में बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये भी चीजें काउंटर फ्लो में आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है चीजें, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एल एम टी डी पैरेलल फ्लो, एल एम टी डी काउंटर फ्लो बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि काउंटर फ्लो क्या होता है, एलएमटीडी क्या होता है। एलएमटीडी मीन्स वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस है, क्लियर है ना। टेम्परेचर डिफरेंस हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, कोई डाउट दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद हम लोग डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर पढ़ने वाले हैं। कैसे हीट एक्सचेंजर को हम लोग डिजाइन करेंगे, ये चीजें अब हम लोग जानने वाले हैं। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। सुन पा रहे हैं मेरे को, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ओके, कुणाल सुन पा रहे हैं? कुणाल यहाँ तक समझ में आया? इस नोट्स को दोबारा पढ़िएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, चलिए इसके बाद डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजेस पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोई भी हीट एक्सचेंजर हम लोग डिजाइन करें, इन एनी डिजाइन हीट एक्सचेंजर इट इज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर का एरिया निकालना पड़ेगा, नीड फॉर द गिवन हीट ट्रांसफर। देखिए, तो ये देखिए आपको क्या करना है बेसिकली, हमको क्या करना पड़ेगा, हीट ट्रांसफर का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। जो एरिया जो फंक्शन होगा इन इन जो पॉइंट्स का क्या होगा, फंक्शन होगा। जैसे डायमीटर क्या है, एल क्या है, लेंथ, नंबर ऑफ ट्यूब्स क्या है, नंबर ऑफ पासेस क्या होंगे, ठीक है। और मास फ्लो रेट, जैसे मास फ्लो रेट पे भी तो डिपेंड करेगा। जैसे कि मास फ्लो रेट क्या है उसका, जैसे कि हायर फ्लूइड का सपोज इसका 3 kg पर सेकेंड है, इसका 2 kg पर सेकेंड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो मास फ्लो रेट आपको दिया रहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। डिजाइन से पहले कुछ पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट हमारा ये चीज है CP_N एंड CP_C बोथ का। जैसे कि वाटर का क्या होता है आपका CP ये होता है, और एयर का CP 1.005 होता है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको ध्यान में रखना है, थ्री टेम्परेचर अमॉन्ग 4 टेम्परेचर्स। ये चीजें जो मैंने बताई डिजाइन से पहले, जैसे कि आपने देखा था पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स में इस तरीके से, ये टी हायर था और ये टी लोअर था, मतलब टी हायर इनलेट और टी हायर एग्जिट, और यहाँ से टी लोअर इनलेट, टी लोअर एग्जिट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर इसमें क्या चाहिए, 3 टेम्परेचर आपको नोन होना चाहिए 4 टेम्परेचर में से। देखिए 1 2 3 4 4 टेम्परेचर्स हैं, जिसमें से आपको 3 टेम्परेचर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है, एरिया निकाल सकते हैं। जैसे देखिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन और हीट बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें आप आपके पास मास फ्लो रेट है, आपके पास स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर डिफरेंस आपके दो है। तो एक
एक अननोन पॉइंट रहेगा, तो यहाँ से अननोन पॉइंट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, अननोन पॉइंट निकाल सकते हैं। ये मेथड्स हैं ये पहले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट। इसके बाद हम लोग ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड का। और टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, किस तरीके का हमको टाइप हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना है, काउंटर फ्लो करना है, या आपको कौन से में LMTD टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। और इस तरीके से ये चीज़ें जब निकल जाएंगी तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है, एरिया आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, स्टीम इज कंडेंसिंग इन ए कंडेंसर एट ए टेम्परेचर 120 डिग्री एंड कूलिंग वाटर इंटर्स while flowing through the condenser flow is 115 1500 kg per hour leaves the condenser at a temperature 80 डिग्री। ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज दिस, तो हीट ट्रांसफर एरिया क्या होगा। जैसे कि ये क्या है, स्टीम है, ठीक है, ये स्टीम है 120 डिग्री पे है और ये लैटेंट हीट अपना रिलीज कर रहा है, और उस हीट के कारण ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कितना हमारा हीट रिलीज किया, हीट कितना है ये आपका एक्सेप्ट किया, ये किया आपका 1 जैसे कि रिलीज पहले निकालेंगे, कितना रिलीज किया, तो मास फ्लो रेट इनटू लैटेंट हीट करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे आपका ये आपका जैसे कि ये कितना हीट एक्सेप्ट किया, ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस 30 इक्वल टू 50। 50 आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, लैटेंट हीट है मास फ्लो से, तो इतना आपका वाट आया। ये आपका एक्सेप्ट किया, ये इसको टेम्परेचर इसको आपके पास इतना एनर्जी इसको मिला, तो कितना रिलीज किया आपका इतना 2000 इंटू एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर्स एंड ये जो था आपका LMTD कैसे निकाला हमने, टेम्परेचर डिफरेंस माइनस LN। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ डेल्टा T1 ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, प्लीज वेट। यहाँ का डिफरेंस जो है, यहाँ का डिफरेंस 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 40 बाई LN 90 बाई 40 यही यहाँ पे किया गया है, और यहाँ से आपका ये चीज़ें आपको मिली। यहाँ से आप देख सकते हैं एरिया का वैल्यू आप इतना आया 0.707। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी हीट रिलीज किया ये स्टीम, उसका लैटेंट हीट किसके बराबर करेंगे, ये जो कितना एनर्जी ये एक्सेप्ट किया, ठीक है, कितना एनर्जी ये एक्सेप्ट किया, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ओनली वन हीट, जैसे कि कितने, अब हीट एक्सचेंजर्स में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि सपोज ये देखिए आपके पास मान लीजिए कि n ट्यूब्स हैं, n ट्यूब्स हैं पर पास, और p जो है नंबर ऑफ पासेस हैं। क्लियर है ना, जैसे कि आप, और सपोज आप इसका एरिया निकाल रहे हैं एक ट्यूब का एरिया कितना होगा, पाई डी एल। ओके, पाई डी एल है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ट्यूब्स है पर पासेस, एंड पी क्या है, नंबर ऑफ पास। तो इस तरीके से आप ये जितने भी आप हीट एक्सचेंजर्स देख रहे हैं,
कितने हैं इस केस में फिगर में 1 2 3 4 5 ट्यूब्स हैं। क्लियर है ना। तो इसको जैसे कि आपको नंबर ऑफ पासेस दिए रहेंगे, नंबर ऑफ ट्यूब्स दिए रहेंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि सिंगल पास ट्यूब, इसमें क्या है पास 1 है लेकिन नंबर ऑफ ट्यूब्स कितना है 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्यूब्स क्या है 5 है। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा पाई डी एल P1 एंड N इज 5। ओके, तो इस तरीके से टोटल आपका एरिया निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ पासेस आपको ध्यान में रखने हैं और नंबर ऑफ ट्यूब्स ध्यान में रखने हैं। क्लियर है। जैसे कि 2 ट्यूब्स पास सेल ट्यूब कंडेंसर, तो ये आपका पासेस कितना हो गया 2 हो गया, और हीट एक्सचेंजर्स कितने होंगे 3 हो गए। जैसे कि एक हीट एक्सचेंजर्स ये हो गया, ये पूरा हीट एक्सचेंजर हो गया। और नंबर ऑफ पासेस कितने हैं, यही जो हीट एक्सचेंजर है 2 बार घूम रहा है, और लेकिन इसमें क्या था सिंगल टाइम घूम रहा था। यहाँ से शुरू किया डायरेक्ट यहाँ गया, यहाँ से शुरू किया यहाँ गया, डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया यहाँ गया। लेकिन सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ से एंट्री लिया तो फिर घूम के उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कितने पासेस हो गए 2 पासेस हो गए। ट्यूब तो एक ही है लेकिन वो कितना टाइम्स घूम रहा है 2 टाइम्स घूम रहा है। क्लियर है, 2 टाइम्स घूम रहा है। अब देखिए passes are provide only when the heat exchanger area is very। अगर passes कब हम लोग रिक्वायर करेंगे, जब हमको हीट एक्सचेंजर्स मतलब एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना। और ये सब केमिकल पावर प्लांट्स और लार्जर पावर प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए प्रोवाइडिंग पासेस वी कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर्स फॉर ए गिवन हीट एक्सचेंजर्स एरिया रिक्वायर्ड, सो द हीट एक्सचेंजर कैन बी accumulated in the available fluid। पासेस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस को कम से कम यूज कर सकते हैं और एरिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक, इसको क्या करना है घर पे, मतलब क्लास होने के बाद या कल को आपको नोट्स को रिवीजन करना है, बुक्स देखने हैं, तब आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्योंकि जो भी मैंने बताया वो आप भूल जाएंगे फिर। ठीक है, तो रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा। अब देखिए इफेक्टिवनेस एक टर्म आता है, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, जिसको ई से डिनोट करते हैं न्यू। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट रेटिंग टेकिंग प्लेस between hot and cold fluids and maximum possible heat rate between them। देखिए ये इस तरीके से डिफाइन किया गया, जैसे हम लोग इफिशिएंसी करते हैं ना, वर्क बाय हीट क्यू इनपुट, उसी तरीके से इसमें क्या है बेसिकली आपको कितना एक्चुअल हुआ। सपोज आपने एक्चुअल किया 50 लेकिन होने वाला था 60, तो इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा, इफेक्टिवनेस 5/6 हो जाएगा। क्लियर है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना था लेकिन आपने किया कितना, ये सारी चीजें इसमें देखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यू एक्चुअल, जैसे कि क्यू एक्चुअल कितना होगा, क्यू एक्चुअल आपने था ये किया था कि मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड सीपी ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस टी हायर माइनस टी लोअर, टी हायर ऑफ इनलेट एंड टी हायर ऑफ एग्जिट। ये आपका टी एक्चुअल है। लेकिन क्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्यू मैक्सिमम करने के लिए, क्यू मैक्सिमम करने के लिए आपको इस इक्वेशन में देखना होगा। क्यू मैक्सिमम करने के लिए क्यू मैक्सिमम करने के लिए ये जो होता है, जैसे कि आपके पास हॉट फ्लूइड का भी हीट कैपेसिटी है और कोल्ड फ्लूइड का भी हीट कैपेसिटी है। ठीक है, हॉट फ्लूइड का भी हीट कैपेसिटी है, कोल्ड फ्लूइड का भी हीट कैपेसिटी है। तो इन दोनों में हम लोग देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि स्मॉलर कौन सा आएगा। ठीक है, स्मॉलर कौन सा होगा, और उसमें से टी हायर ऑफ
इनिशियल एंड टी लोअर कोल्डर का इनिशियल, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये क्या होगा आपका क्यू मैक्सिमम होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानकारी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट में कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है यही हमको डिफाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी को देखेंगे, किसका हीट कैपेसिटी स्मॉलर है, ठीक है, किसका हीट कैपेसिटी स्मॉलर है। इसमें देखेंगे आप, जैसे कि मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड दिया होगा 2 एंड सपोज specific heat 5 and mass flow rate of cold one is 3 and specific heat is 6। ओके, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 इंटू 2 इजकल टू 10 एंड 3 इंटू 6 इजकल टू 80। ओके, तो यहाँ पे जो इसमें मिनिमम होगा, कौन सा मिनिमम है, इस केस में 10 मिनिमम है, इसको हम लोग लेंगे। क्लियर है ना, इसको हम लोग लेंगे यहाँ। और जनरली इफेक्टिवनेस क्या होता है, प्रैक्टिकल हीट इफेक्टिवनेस हमारा 0.55 टू 0.8 के बीच में वेरी होता है। क्लियर है। अगर अगर सपोज आपका इन दोनों का डिफरेंस हायर का हाई हीट कैपेसिटी ऑफ हॉटर फ्लूइड इज लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्डर फ्लूइड, तो इफेक्टिवनेस आपका ये चीज होगा। क्लियर है, इफेक्टिवनेस ये होगा। और तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और अगर हीट कैपेसिटी ऑफ colder fluid is less than this, then heat capacity is become effectiveness becomes this। क्लियर है, effectiveness is this। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, only one of the above formula give for effectiveness is valid at a time only under the special cases of both capacity being equal only then। जैसे देखिए, इसमें से एक ही आपका फॉर्मूला इफेक्टिव होगा, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन के थ्रू मैं ये जानता हूँ कि ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, लेकिन इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे। क्लियर है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे, समझ में आया ना, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। और 1 मिनट प्लीज वेट, प्लीज वेट। अब देखिए, अब आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। एक होता है एक कंसेप्ट आता है फॉलिंग फैक्टर। व्हाट इज फॉलिंग फैक्टर, सपोज आप हीट एक्सचेंजर है और हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो किसी न किसी वजह से इसमें क्या होगा, इस पे बहुत सारे लेयर पैदा हो जाएंगे। आप किस टाइप के लेयर, कोरिजेटिव लेयर्स हो सकते हैं या कुछ कंटामिनेशन हो सकते हैं। तो क्या होगा, हीट, तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा था पहले, वो क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफर स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटामिनेशन आ गए हैं। कंटामिनेशन समय के साथ आएंगे, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर फॉलिंग फैक्टर उसी को बोलते हैं। जैसे कि सपोज आपका तो प्रीवियसली ये 2 पॉइंट्स नहीं थे, ये फॉलो हो रहे थे, ठीक है ना, ये आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी हीट एक्सचेंजर्स में, और हॉट साइड में कुछ क्या हो गया, यहाँ पे कुछ लेयर्स जम गया। लेयर्स जम गया तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा। ये रेजिस्टेंस पैदा करेगा एक हॉट साइड में, एक कोल्ड साइड में। इस तरीके से क्या होगा, आपका इफेक्टिवनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगा तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए, एक एनटीयू का कंसेप्ट आता है, एनटीयू के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, एनटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। इसका मतलब क्या होता है आगे हम लोग बात देखने वाले हैं, पहले इसको आप जान लीजिए ये होता क्या है, बस इसको देखना है, इतना ही होता है। U into A ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बाई MCP स्मॉलर। ये चीजें आपको इतने ध्यान में रखनी है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ होने वाला है हम लोग देखने वाले हैं।
और इस केस में एनटीयू का वैल्यू होता है 1.5 to 4। अब देखिए हीट कैपेसिटी रेशियो, सी से डिमोनोट करते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो, स्मॉलर हीट कैपेसिटी बाई लार्जर हीट कैपेसिटी। इसमें इसका वैल्यू होगा 0 से 1, आप देख पा रहे हैं वेरी करेगा। अब देखिए कुछ चीज़ें ये एक्सपेरिमेंटल हैं, ये आपको चीज़ें ध्यान में ही डायरेक्टली आपको याद करनी पड़ेगी। ये देखिए इफेक्टिवनेस क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ एनटीयू एंड सी, ये एक्सपेरिमेंटली है। अगर इफेक्टिवनेस क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेकिन एनटीयू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 हो सकता है। अब देखिए इफेक्टिवनेस, अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका डेरिवेशन आपकी किताब में दिया होगा, आप चाहें तो इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ एनटीयू एंड सी बराबर क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ होल्डर बाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये चीजें, ये 2 फॉर्मूले हैं, पैरेलल फ्लो के लिए ये है और काउंटर फ्लो के लिए ये फॉर्मूले हैं। क्लियर है? अब देखिए इसी 2 फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, 2 स्पेशल केसेस रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस। When one of the fluid of heat exchanger undergoing phase change, अगर कोई फ्लूइड चेंज फेज चेंज में हो रहा होगा तो ये इफेक्टिवनेस होगा। ठीक है, अगर बोथ हॉट और कोल्ड फ्लूइड है इक्वल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी तो इफेक्टिवनेस ये होगा। और किसके लिए, पैरेलल फ्लो के लिए। लेकिन अगर आपके पास काउंटर फ्लो है तो ये आपका इफेक्टिवनेस होगा। क्लियर है? क्लियर है, बताइए। ये चीजें हैं आपके डिजाइन से रिलेटेड, इफेक्टिवनेस के डिजाइन से रिलेटेड। अब देखिए ईएनटीयू मेथड के बारे में बताया गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू ऑब्टेन बोथ एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फॉर ए गिवन हीट एरिया। ठीक है, इसके बाद आपको गिवन डाटा रहेगा, मास फ्लो रेट आपको देना चाहिए, आपके क्वेश्चन में दिया होगा, स्पेसिफिक हीट दिया होगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर दिया रहेगा और ये सारी चीजें दी गई होंगी। इसके बाद आपको 2 टेम्परेचर दिए होंगे लेकिन 2 टेम्परेचर आपको नहीं दिए होंगे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद प्लीज वेट 1 मिनट। इसके बाद हम लोग देखने वाले ये एनटीयू का फॉर्मूला है, एनटीयू का फॉर्मूला है, ये सारी चीजें हमने देख रहे हैं। इसके बाद ये आपका एनटी जो भी हीट एक्सचेंजर्स था ये खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, मैं आपके इसके सारे डिटेल्स क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके, इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा। तो कल मिलते हैं और इसको रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बुक का हेल्प लीजिएगा और कल के क्लास में इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? क्लियर है, बताइए। यस, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। और हम लोग आज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, 10 मिनट्स हैं, लेकिन हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे और इसके बेसिकली इसमें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कंसेप्ट ध्यान रखने हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में इसको नहीं पढ़ना है। चलिए मिलते हैं कल, कल के क्लास में। थैंक यू ऑल।